प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले ही जनाब बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, कुछ और दीगर मामलात हैं उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। बड़े ख़ास मेहमान दूसरे हिस्से में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, बदकिस्मती है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। दूसरा ये कि शऊर और आगाही की कमी और जो हमारा राइज तालीमी निज़ाम है उसके अंदर जो नक़ाइस हैं, इसके हवाले से प्रोग्राम में हम अपने गुफ्तगू करते हैं। सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मौजूद मेहमानों का सबसे पहले आपसे तारुफ़ कर पाऊँगा, उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर हाशिम समियान, चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान के। आज हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं, आप उन्हें हमारे साथ देखते हैं, मुख्तलिफ़ मामलात पर गुफ्तगू होती है। ख़ास तौर पर जब तालीम के हवाले से हम बात करते हैं तो हमेशा हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे मौजूद मेहमान हैं वो हमारे साथ हमारे प्रोग्राम्स में शामिल गुफ्तगू रहें। इरफान खान आपका नाम है, सीनियर वाइस चेयरमैन आप हैं और ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान से आपका भी ताल्लुक़ है, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान, थैंक यू। प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करूँगा। ह्यूमन राइट्स के हवाले से जैसे मैंने भी इब्तिदाइया में इसका तस्करा किया कि सूरत हाल कुछ ख़ास बेहतर नहीं है। आप क्या समझते हैं? आप खुद एक क्योंकि NGO रन कर रहे हैं, आपके सामने जो वाक़यात आते हैं क्या महसूस होता है, क्या समझते हैं कि कमियां और कोताहियां कहाँ पर हैं? क्योंकि इस तरह के जो केसेस हैं ख़ासतौर पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से वो पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्या आप इसके ऊपर आपकी तजावीज़ हैं, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्या तहकीक कहती है, ये फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मदू किया। जी यासिर भाई, सबसे पहले बात होती है कि हमें पता होना चाहिए जी, कि हमारा हक क्या है। क्या है, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में सबसे जो बड़ी बात है, ये जितने भी हम पाकिस्तानी हैं, पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे, बिल्कुल ठीक है। हमें अपने हुकूक का पता ही नहीं है। नहीं पता, बिल्कुल ऐसा ही। वो समाजी तौर पे, सियासी तौर पे, इस्लामी तौर पे, दीनी बिल्कुल तौर ऐसा ही, पे बहुत अच्छी आपने बात हमें कोई पता नहीं है। नहीं पता। ह्यूमन राइट इंटरनल फोरम पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक टारगेट है कि हम अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं। ठीक है। गोठों में जाके, शहरों में जाके, स्कूलों में जाके, इदारों में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके, जहाँ पे भी पब्लिक जो होती है वहाँ पे जाके उनको हम अवेयर करते हैं कि भाई आपका ये हक है। जी, देखिए, मांगूंगा जब मुझे पता हो। ऐसा ही। मुझे प्यास लगेगी पानी मांगूंगा, भूख बिल्कुल लगेगी ठीक, खाना बिल्कुल ठीक मांगूंगा। है। हमारे ऊपर जब सर पे आ जाती है बात तो फिर हम वावेला करते हैं, जी, उसको लीगल वे में हम देखते ही नहीं है बिल्कुल ठीक है। कि हमारा वाकई जो हक है, हम क्या हक है, हम किस तरह मांगे। बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन राइट इंटरनल फोरम पाकिस्तान में एक बहुत मजबूत इदारा है और रजिस्टर है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से हम काम कर रहे हैं और जहाँ पे भी वायलेशन होती है हम उठ खड़े होते हैं बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करते हुए, हाँ अगर वायलेशन होती है तो हम बड़े पैमाने पे भी काम करते हैं। यहाँ पे असल में जैसे आपने सवाल किया, हमें अवेयरनेस है ही नहीं जी, कि हम अपने हुकूक की बात किस तरह करें, कैसे करें। बिल्कुल ठीक। जब तक हम में ये आगाही नहीं आएगी, ये शऊर नहीं आएगा कि हमारा हक है क्या और हम किससे लें, कैसे लें, कब किस लें, फोरम किस पे तरह जाना है मांगे, ये भी नहीं मालूम। बिल्कुल ये आपने सही तो तब तक ये वायलेशन होती रहेगी। हम चुप करके बैठेंगे, जाहिर बात है आप मुझे दबाओगे तो मैं दबता जाऊंगा तो आपको और वक़्त मिलेगी कि आप बिल्कुल मुझे ठीक है, दबाएंगे। ऐसा ही है। तो जब हमें अपने हक की पता ही नहीं है हक का जी, कि भाई हमें कैसे मांगे, तो जाहिर बात है वायलेशन तो होगी वहाँ पे, बिल्कुल ठीक। अगला बंदा वायलेशन करता रहेगा। ऐसा तो सबसे पहले हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमारे जैसे इदारों के साथ मिलना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, जो पैगाम दिया जाए वो अपने दिलों में, जहनों में नक्श करना पड़ेगा ऐसा ही। और स्टडी करनी पड़ेगी कि हमारा हक है क्या, पैदाइशी हक, कानूनी हक और अल्लाह ताला ने जो हमें एज ए इंसान के हक दिए हक दिए हैं, हैं। बिल्कुल। इस्लाम देखें, इस्लाम का माशरा और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आप देखेंगे जो इंसानी हुकूक बने हैं आज तक वही राइज हैं। राइज है, बिल्कुल। लेकिन ऐसा हमने मुसलमानों ने थोड़ा सा पीछे हट लिया है, बाकी दयार ने जो ना काफ़ी सारा उसको ही। इस्तेमाल किया है और उनके लिए जो ना ज़िंदगी सहल हो गई है। बिल्कुल ठीक। तो कहने का यही मकसद है कि जब तक हम में अवेयर नहीं होगी तब तक हम पिसते रहेंगे और कानून और हमारे मुल्क में या कहीं भी ये ऐसे वायलेशन होती रहेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इरफान साहब ये फरमाइएगा,
कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जिन चीज़ों की निशानदेही की है कि लोगों को एक तो पता नहीं है कि उनके हुकूक क्या है, दूसरा ये नहीं कि मुतालिका फ़ोरम क्या है जहाँ से जो है वो इंसाफ का हसूल मुमकिन हो सके। और यकीनन पूरी दुनिया में वाक़यात होते हैं, लेकिन वहाँ पे मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स हैं और शायद जिसके साथ कोई वाक़या होता है उसको पता होता है कि मैंने किस बंदे से रुजू करना है। ये तो बहुत बड़ा फुकदान है, न सिर्फ ये बल्कि दीगर शोबों के अंदर भी देख लें, एक तो शऊर और आगाही की कमी। आई एग्री यासिर, सबसे बड़ी बात लैक ऑफ अवेयरनेस वाली बात डेफिनेटली है। अच्छा, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में या कराची में इन पर्टिकुलर कह लें कि एक जो आम आदमी है ना, जिसके कोई ज़्यादा अप्रोच नहीं है जी, अच्छा वो एक्सेस करने के बावजूद भी ना उसे अप्रोच नहीं करने दिया जाता, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा होता। एक छोटी सी मिसाल है कि एक आम आदमी इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ जाकर अपना शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनवा सकता। ऐसे ही। अच्छा, हम वहीं एक जो है दो किस्म के स्टैंडर्ड देख रहे होते हैं। एक इन्होंने एग्जीक्यूटिव को सेंटर बना दिया, एक बंदा कार में आएगा और वो हैवी जो है ना वो फ़ी पे करेगा तो उसे कोई लाइन लगानी है ना कुछ करना है, वो 10 मिनट में फारिग होकर चला जाता है। जबकि एक आम आदमी जिसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो बेचारा घंटों कभी कभी पूरा दिन वहाँ बैठा होता है गर्मी में लाइन लगाकर, और उसको बेइज्जती अलग हो रही होती है, उसको अपनी इज्जत का भी नहीं पता कि ये भी मेरा राइट है कि डिग्निटी के साथ किस तरह मैंने जाके अपनी हुकूक को हासिल करना है, जो कि बेसिक राइट है ना, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उसका। फिर यही चीज़ हमें बस आप ट्रैफिक, हमारे यहाँ तो कोई निज़ाम आज तक सही हो ही नहीं पाया ना, ट्रैफिक सब इदारे सारे मौजूद हैं, लेकिन विलिंगनेस और सिंसेरिटी, ओनरशिप किसी के अंदर नहीं है। एक मिसाल, अभी आप ट्रैफिक ट्रैवल करते हैं, जो एक आम आदमी बस में ट्रैवल करता है, वो बेचारा इज्जत के साथ सफ़र भी नहीं कर सकता, ना उसको सही जगह बस खड़ी भी मिलेगी, ना सही जगह पर रुकेगी वो बस, ठीक है। अंदर भी उसको भेड़ बकरियों की तरह थोप दिया जाएगा, फिर उसके अंदर बेइज्जती अलग हो रही होती है। वो जाहिल जो ड्राइवर, जो कंडक्टर है, असल में हमारी जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमारी जहालत है। ऐसा ही सबसे बड़ी, बिल्कुल ठीक है, इग्नोरेंस है ना, जहालत हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अच्छा, इल्म जो है ना इंसान को जिंदा करता है, मुर्दा जो जाहिल है वो मुर्दों की मानंद है, बिल्कुल, और जिसने इल्म हासिल कर लिया वो जिंदगी मानंद। बिल्कुल ठीक है, मजा फरमाया। इंग्लिश में बड़ी मशहूर कहावत है ना कि ओनली द डेड फिश स्विम्स विद द रिवर, सिर्फ मुर्दा मछली दरिया के बहाव के साथ। तो हम सब मुर्दा हैं, हम बहाव के साथ चलते हैं हालात के, जिसने 2 डंडे मारे हम 4 डंडे भी खाने को तैयार। एक सिस्टमेटिक तरीके, जहाँ देखिए अगर इल्म नहीं होगा तो जहालत होगी। अच्छा, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ना इंसानों को प्रिपेयर कर दिया जाता है इस सारे जुल्म सहने के लिए। हमारे अच्छे प्रोफेसर साहब हुआ करते थे, वो समझाया करते थे कि अगर किसी मेंढक को आप उबलते हुए पानी में, बॉइलिंग वाटर में डालेंगे ना, एकदम से उछल के बाहर आ जाएगा, लेकिन उसको डालने के बाद, अगर ठंडे पानी में डालने के बाद धीमी सी आंच लगा देंगे तो वो हल्के हल्के एडजस्ट करता रहता है, वो हल्के हल्के एडजस्ट करता रहता है, एडजस्ट करते 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 बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है और बॉइल हो जाता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है, हमारे पास भी थोड़ी थोड़ी देर बाद एक धीमी सी आग लगी हुई है, फलाना टैक्स लग गया, हमने बर्दाश्त कर लिया, फिर पेट्रोल पे चार्जेस बढ़ गए, फिर बर्दाश्त कर लिया, फिर बर्दाश्त करते 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 हम भी मर चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इल्म ज़रूरी है, इल्म अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, लोगों तक इल्म पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बेसिक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होने चाहिए, एजुकेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि हमारी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सारी एजुकेशन को कमर्शियल कर दिया गया है, लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जब तक राइट्स का पता नहीं होगा तो जब उस वक्त तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। आपको, एक आम आदमी को भी इज्जत से रहने का हक है। एक चीज़ की और निशानदेही कर दें यहाँ पर साथ ही, कि ये जो वेस्ट में हमने देखा है कल्चर, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, एक बच्चे को पैदाइश से लेके बड़ा होने तक, उम्र बलूगत तक पहुंचने तक, उसको तमाम चीज़ों का शऊर और कैसे अंदाज़ा हो जाता है कि मैं यहाँ जाऊँगा, अगर इस चीज़ की वायलेशन करूँगा तो ये मुझ पे जुर्माना होगा, और अगर ये मेरा राइट है मुझे इससे किस तरह लेना है, ये उसकी अपब्रिंगिंग में कैसे शामिल हो जाता है, ये बताइए। बड़ी प्यारी, मैं आपको अच्छी बात याद आ गई, हमारे एक ट्रेनर थे, बल्कि हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी भी दे और सेहत दे। बड़ी प्यारी बात उन्होंने पिछले दिनों की कहने लगे कि यार हर सनद याफ्ता तालीम याफ्ता नहीं होता। बहुत खूब जी, बड़ी अच्छी बात है ये। बिल्कुल, हर सनद याफ्ता तालीम याफ्ता नहीं होता। देखिए हमारे यहाँ सनद याफ्ता तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन वो तालीम याफ्ता नहीं है। फिर आगे वो बात करते हैं कि हर तालीम याफ्ता तरबियत याफ्ता नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। तालीम भी डेंजरस है, अगर तरबियत ना हो, खतरनाक हो सकती है बहुत ज़्यादा, अगर उसके साथ तरबियत ना हो। बहुत अच्छी बात। और हर तरबियत याफ्ता हिदायत याफ्ता इट गोज ऑन एक्चुअली। बड़ी प्यारी उन्होंने लॉजिक उठाई। हमारे एक्चुअली मेरा बच्चा है, मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, मेरा फर्स्ट बेबी अली था। अच्छा, उसको जब एडमिशन हमने करवाया, वहाँ पे देखें एजुकेशन प्रायोरिटी है, एजुकेशन फ्री है वहाँ पर, हेल्थ फैसिलिटीज फ्री है आपकी, बिल्कुल ठीक है, आपको कोई बर्डन नहीं है। और पाकिस्तान में सबसे महंगी चीज़ अफोर्ड करना है इस वक्त क्वालिटी एजुकेशन, और वहाँ क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है एक डोर स्टेप पर आकर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वहाँ तरीकाकार ये था कि हमने जो है ना अप्लाई करना होता है, 4-5 ऑप्शन होते हैं आपके पास, आपने दे दिया, फिर जो भी जहाँ पे भी वैकेंसी होगी बच्चे की पहली, तो वो जो स्कूल से बाकायदा प्रोफेशनल्स हाईली क्वालिफाइड
साइकेट्रिस्ट भी कह सकते हैं हमको, वो आते हैं घर पर ठीक आपका है। एडमिशन से पहले जी विजिट करते हैं, आपके बच्चे के साथ वो आवर्स स्पेंड करते हैं और कुछ टॉयज और कुछ चीज़ें लाके बच्चे की ओरिएंटेशन चेक करते हैं जी कि बच्चे की ओरिएंटेशन किस तरफ है। उसके बाद वो जाके पूरी रिपोर्ट बनाकर बच्चे को लेते हैं और उसको रेलेवेंट एजुकेशन की तरफ उनका फोकस होता है। यहाँ पे एक तो एजुकेशन रेलेवेंट नहीं है। ऐसा अच्छा, सबने सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, सबने पढ़ना है और क्यों पढ़ना है ये नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, एचआर जब हम जाने में एचआर डायरेक्टर भी रहे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम सबको सिखाते थे, अपने जो ट्रेनीज होते थे, जी तो हमने उन्हें हमेशा बताया कि देखिए इसमें भी दो तरह की अप्रोचेज होती है, एक स्नाइपर अप्रोच होती है और एक शॉटगन अप्रोच होती है। बिल्कुल ठीक है। शॉटगन अप्रोच में आपने बस मार दिया, कोई लग गया और नहीं लगा तो नहीं लगा, बिल्कुल तुक्का हो गया ना। अक्सर हमारे यहाँ सीवीज आती है या एप्लीकेशन आती है कि यार आई हैव कम टू नो, एक कन्वेंशनल सा बिल्कुल घिसा पिटा स्टेरियोटाइप एप्लीकेशन के वी हैव कम टू नो फ्रॉम अ रिलायबल रिसोर्स दैट अ सिचुएशन इज लाइंग वैकेंट अंडर योर काइंड कंट्रोल। एक तो ये नहीं पता वो रिसोर्स कौन सा है, कौन इन्हें बता देता है कि हमारे पास कोई वैकेंसी मौजूद है। एक तो ये स्टेरियोटाइप एप्लीकेशन अप्रोच है बिल्कुल। अच्छा, दूसरा वो अप्लाई करते थे। अच्छा, उसका सब्जेक्ट क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर एनी सूटेबल पोस्ट। बिल्कुल ठीक है। एनी सूटेबल, यानी वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ की ठीक कोई है। स्किल नहीं है, कोई उसकी स्पेसिफिक उसके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, एजुकेशन नहीं। एक तो ये अच्छा, स्नाइपर अप्रोच में क्या होता है, हम दिखाते हैं भाई एक गन, एक गोली, एक टारगेट, बिल्कुल ठीक एक ही फायर करना है, बहुत अच्छी बात। हिट द बुल्सआई। यानी अपनी लाइन सीधी रखनी, एवरीवेयर लीड्स नोवेयर, जी बहुत अच्छी और बात। एक रास्ता कहीं ना कहीं बंदे को ले जाता है। तो एक तो काउंसलिंग का बड़ा फुकदान है हमारे यहाँ। ऐसा ही है। वहाँ स्कूल में काउंसलर्स मौजूद हैं, बचपन से ही बच्चों की काउंसलिंग ओरिएंटेशन असेसमेंट के बाद उनकी काउंसलिंग की जाती है और थ्रू आउट दी एजुकेशन जो उनका प्रोसेस है या टेन्योर है उसमें उनको काउंसल्ड रखा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही। गाइडेंस मिलती जाती है। तो वो ज़ाहिर है अपनी फील्ड में वो 25 साल 26 साल की उम्र के भी आप किसी बच्चे से अगर आप सवाल करेंगे कि तुम क्या करना चाहते हो, आज तक उसको नहीं पता कि उसने करना क्या है। ये अलमिया है, आप इससे अंदाजा लगाइए। बैचलर्स भी कर लिया, सब सब कुछ बहुत कर लिया। उल्टा हिसाब किताब ही सारा यासिर भाई धर्म भरम है। गधे को हमने पीछे बांध दिया, गाड़ी को आगे बांध दिया है, प्रायोरिटी सेट नहीं है, तरजीहात सेट नहीं है, सिक्वेंशियल एजुकेशन सिस्टम नहीं है, पहले क्या पढ़ाना है, एम्फेसिस किस पे होना चाहिए। अब मैं तो प्राइवेट स्कूलिंग के बड़ा खिलाफ हूँ, मैंने पहले भी लास्ट प्रोग्राम में आपको कहा, अव्वल तो होने नहीं चाहिए, दोहरा मेयार एजुकेशन में होना ही नहीं चाहिए। वो कामयाब है बेस्ट, देखिए आज उनकी एजुकेशन प्रायोरिटी है। यहाँ थोड़ी इरफान भाई इंटरप्ट करूँगा मैं मादरत के साथ। लेकिन जैसे आपने बात करी कि वेस्ट में इस तरह होता है और यहाँ पे नहीं होता। मेरा पाकिस्तान इतना गया गुजरा नहीं है, इतना बैकवर्ड भी नहीं है। पाकिस्तान का कसूर नहीं है, पाकिस्तान ने हमें इदारे दिए। आप हेल्थ को ले लें, बड़ी बड़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इलाज फ्री है, लेकिन हमें इलाज करवाना नहीं आता। वही वाली बात कि हमें हक का पता ही नहीं है कि हम हक कैसे लें। ठीक है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, फ्री ऑफ कास्ट तालीम है, एजुकेशन है। जाएँ, बड़ी बड़ी तनख्वाहें जो हैं टीचर्स की हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे अच्छे लेबॉर्ट्रीज़ हैं। हमने विजिट किए हैं, सारे किए हैं। आपने देखा पंजाब में, सरहद में, सिंध में, इवन कराची में देखें, गली मोहल्ले में काला स्कूल, पीला स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल मौजूद हैं, मौजूद थे, लेकिन हमने उनको अपनाया नहीं और हमें इस्तेमाल करना नहीं है। हम वहाँ पे अप्रोच नहीं कर पाए क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मेरा ये हक है, मैं मांगूँ क्या, मैं छीनूँ, ज़बरदस्ती करूँ। भाई ये मेरा हक है, मुझे दें, ये मेरा इलाज हक है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, सुई लेता हूँ, धागा लेता हूँ, माचिस लेता हूँ, उसमें मैं टैक्स देता हूँ, साबुन लेता हूँ, उसकी टैक्स देता हूँ। ठीक है, टैक्स जब हम पे करते हैं तो हमारा कानूनी हक बनता है कि ये चीज़ें हमें फ्री में प्रोवाइड की जाए। अब मयार कैसे जो होगा सही, क्योंकि हम जब जाएंगे उसको देखेंगे, हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, रोज़ाना स्कूल में जाएंगे, उसको बोलेंगे कि भाई इस बच्चे में क्या खराबी है, क्यों नहीं ये पढ़ पा रहा। ठीक है, एक विजिट, 2 विजिट, 10 विजिट करेंगे तो उनको भी पता चलेगा, नहीं भाई ये छोड़ेंगे नहीं, हम अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा बनाएं। अपना इलाज का तरीका है कि भाई सही नहीं मेडिसिन मिल रही, नहीं प्रॉपर हो रहा। मेरे ख्याल से कराची की बात कर लेते हैं, कराची में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, NGOs के हॉस्पिटल्स हैं, अच्छी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप मुकाबला करें आगा खान से या समथिंग, जो भी किसी भी बड़े निजी इदारे से मुकाबला, लेकिन वही वाली बात है, हमें अपने हक की पहचान ही नहीं है। हम किस तरह मांगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जैसे इरफान भाई ने बाहर की बात करी, ठीक है, बाहर की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अलग है, लेकिन पाकिस्तान में गया गुजरा नहीं है। सिर्फ यही है, कमी यही है कि हमें
वो अवेयर करना या इस्तेमाल करना नहीं आ रहा अपना हक के लिए कि उसको सही तरीके से नहीं, आपने यूटिलाइज बिल्कुल करें। दुरुस्त कहा कि बस ये शऊर की कमी है और शऊर की गलती ये कमी हो रही है कि अगर जाना लाहौर की तरफ है तो बस पकड़ी हुई है कोयटा की और फिर उम्मीद लगा रहे हैं वहाँ पहुँच जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है शायद। इस चीज़ को भी क्या करना सही। देखिए डॉक्टर साहब की बात को मैं सेकंड तो करता हूँ, जो ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से खुद जाते हैं बाकायदा गाँव गोठों में, और वहाँ जाके उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, बाकायदा मेडिकल कैंप्स लगते हैं, मेडिसिन दी जाती है, डॉक्टर्स जाते हैं, स्पेशलिस्ट जाते हैं, बहुत सारी टेस्टिंग होती है, ये सारा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगेन एक आम आदमी की बात हो रही है, एक मेरी आपकी बात नहीं हो रही कि आपके तो चलो 50 जानने वाले हैं, एक फ़ोन 90% काम फ़ोन पे हो जाते हैं। जिना हॉस्पिटल आप जाएंगे, आप जाने से पहले 10 लोगों को फ़ोन भी कर देंगे तो आपको शायद में प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा। लेकिन एक आम आदमी जब जिना एंटर होता है उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरा हाल है। कोई पूछने वाला नहीं होता, उस पेशेंट को कोई अटेंड करने वाला नहीं होता, पीछे डॉक्टर्स के आप घूमते रहे। लेकिन जो सोर्स लेकर आया होता है, जो फ़ोन करवा के आता है, ज़्यादातर उसको जो है ना तवज्जो उसी को मिल रही होती है, ट्रीटमेंट मिल रही है, टाइमली उसको ड्रिप भी लग रही है, उसके टेस्ट भी हो रहे हैं, उसकी रिपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली जाकर देखें। जी ऐसा ही। अच्छा, यू आर अ डॉक्टर योरसेल्फ, हो सकता है आपको वो चीज़ें आप जब आप जाते होंगे तो उस वक्त टाइम थोड़ी देर के लिए बिहेव की बात करिए। दूसरी बात मैं ऐड करना चाहूँगा, देखिए हम हमारे अंदर ओनरशिप की कमी है, सेंस ऑफ ओनरशिप। हम इस कंट्री को, इस मुल्क को, इस शहर को, इस गली मोहल्ले को ओन ही नहीं करते, ना करना चाहते, हम यहाँ से भागना चाहते हैं। मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि हमारा अगर फॉर एग्जांपल कोई गुलशन में रहने वाला है, उसके पास वो फाइनेंशियली थोड़ा साउंड होता है, वो अपना स्टैंडर्ड ड्रेस करके फौरन गुलशन को छोड़ेगा, वो सीधा जाएगा DHA, बहरिया वाला, इस्लामाबाद वाला, दुबई वाला, अमेरिका बाहर जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन अच्छा कहीं भी चले जाए, लेकिन दुनिया में इज्जत कहीं नहीं हमारी, हमारी अपनी ही। हम ट्रैवल करते हैं, आप भी ट्रैवल करते हैं, आपको पता है क्या हालत होती है, करीब पड़ोसी ममालिक की आपकी इज्जत नहीं करते, एयरपोर्ट पे आपको अलग ही लाइंस भी नजर आती है। अच्छा इरफान भाई, यहाँ पे आपको रोकूंगा, कतई कलामी की माजरत चाहूँगा क्योंकि एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर हमें लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इंसानी हकूक़ क्या हैं माशरे में काम शहरी के। बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हैं समेत इस सोसाइटी में रहते हुए, और फिर जो इदारे जिस तरह अपना काम कर रहे हैं, कुछ देर पहले भी इसके हवाले से बात हो रही थी। बहरहाल चीज़ें सिस्टमेटिक हों तो लोगों को यकीनन फिर शऊर भी आएगा और फिर उनके लिए इंसाफ का हसूल भी आसान होगा। ये तमाम चीज़ें अभी ज़ेर बहस आई हैं। ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है, इसी हवाले से काम कर रहा है, लोगों तक आगाही पहुंचा रहा है। इसी सिलसिले में बात हो रही थी, जनाब डॉक्टर हाशिम सिंधियान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और इरफान खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन से आपका ताल्लुक़ है। इरफान भाई फरमाइएगा। ब्रेक से पहले जैसे बात हो रही थी, मैंने कहा कि ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप हम गुलशन वाला वैसे ही थोड़ा सा पैसे आ गए, उसने शिफ्ट होना है, DHA लेने आ गए, फिर दुनिया में भागते रहते, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। अब चांद पे जाके भी इंसान मुतमईन नहीं होता। अच्छा, फिर इज्जत भी आपकी नहीं है बाहर कहीं, मैंने जो बात लास्ट हुई। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि बजाय इसके कि हम अच्छे के पीछे भागते रहें और इज्जत भी ना हो, कॉम्प्रोमाइज़ करें इज्जत पे जाके, तो बेहतर ये नहीं कि जिसको ख़राब किया उसी को सही कर लें, बिल्कुल ठीक है, इसी को अच्छा कर लें। ये शऊर हमारे अंदर नहीं आके दे रहा कि ये हमारी अपनी ज़मीन है, अपना मुल्क है। देखें, कोई भी जगह ख़राब नहीं होती। अल्लाह ने तो पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है ना, गिनवा के थक जाएंगे आप भाई। आपके पास अब देखिए, हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है, सवाल ही पता नहीं होता इस मुल्क में होना चाहिए। आप सोलर एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छा विंड टरबाइन आप लगा सकते हैं, वाटर टरबाइन आप लगा सकते हैं, सही है, तेल आपके पास मौजूद है, कोल रिजर्व्स आपके पास मौजूद है। नेवरदलेस यू आर फेसिंग एनर्जी क्राइसिस। सही, यहाँ पर इस मुल्क के अंदर सब कुछ आपके पास है, अल्लाह ने तो दिया अच्छी जगह। अच्छा, उसके लोग उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं, किसी भी जगह को, किसी भी मुल्क को। अगर कोई इलाका बैकवर्ड है, फॉर एग्जांपल लांडी या कोरंगी बैकवर्ड है, तो वो इस वजह से नहीं कि अल्लाह ने उसे बैकवर्ड बनाया, आप लोगों ने, हम लोगों ने, मैंने, आपने उसे बैकवर्ड बनाया। तो हमें सबसे पहले ओन करने की ज़रूरत है। जैसे अपने घर को, अपने पैसे की कमाई हुई चीज़ को ओन करके हम उसके ना एक भी संवारते हैं, उसको बनाते हैं, इसी तरह हम इस मुल्क को ओन करें, ओनरशिप आए हमारे अंदर, तो फिर हम इसको छोड़ के नहीं भागें, फिर ब्रेन ड्रेन ना हो यहाँ से, बल्कि फिर हमारी स्किल्स, हमारी एजुकेशन, हमारी एक्सपर्टीज़, हमारा टाइम, जान माल, वक्त इस मुल्क की बका के लिए लगे और एजुकेशन पे काम हो, लोगों को अवेयरनेस दी जाए। जैसे कहा
बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दिया ना, देखिए सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाला, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल और वेस्ट इसको अडॉप्ट कर रहा है। बेहतरीन है, वेस्ट आइडियल वो मॉड्यूल कोई पैसा नहीं जोड़ रहे, वो ऐसा ही है। उस स्टेट ने जिम्मेदारी ली हो भाई, उनको ये पता है कि हमने यार भूखा नहीं मरना, हमें ये अलाउंसेस मिलने हैं जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला किसी भी ने। ड्राइंग रूम में जाते हैं ना या किसी भी तकरीब में जाते हैं तो मौजूद गुफ्तगू ये होता है कि मेरे पास जो है वो 4 प्लॉट हैं, तुम्हारे पास कितने प्लॉट हैं, मैंने वहाँ फ्लैट बुक कराया है, तुमने कहाँ कराया। Look at this. जिंदगी का मकसद सिर्फ ये बन के रह गया है, आप किसी भी जगह जाकर बैठ जाएं, सिर्फ यही है कि तुम्हारे कितने प्लॉट हैं, तुमने कहाँ बुक कराया है, मैंने फलाना जगह बुक अब कराया है। सही इस मायनों में मैटर जब कर तक रहे हैं। एजुकेशन नहीं दी जाएगी, शऊर नहीं होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि दौलत जो है सिर्फ ज़रूरत है, मकसद नहीं है। हमने मकसद बना लिया, हमने शो ऑफ करना शुरू कर दिया, हमने बड़ी गाड़ियाँ, हमने जो गार्ड्स रखने हैं, हमने शशके देने हैं, हमारे हमें फिर रेस्पेक्ट भी उसी तरह, इस कल्चर में हम ऐसा बन गया है कि हमें रेस्पेक्ट भी उसी में मिलनी है। और फिर क्या होगा, कोई रिसर्च, कोई एजुकेशन, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। जिस दिन ये शऊर आ गया कि पैसा सिर्फ ज़रूरत है, मकसद नहीं है, तो उस वक्त हम सेल्फ सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे, कंटेंटेड हो जाएंगे, हम मुश्किल हालात में रहकर भी खुश रहना सीख जाएंगे। खुशी पैसे में नहीं है, पैसे में तो और टेंशन है और स्ट्रेस है। डॉक्टर साहब का तो रोजाना लोगों से मिलना होगा, तो जितनी आप बनाते जाएंगे प्रॉपर्टी, उतना ही बर्डन आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, उसको लुक आफ्टर करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली अल्लाह करे ये बात समझ में आए, क्योंकि ये इस वक्त हमारे माशरे में अगर ये बात हम फ्लोट करते हैं, वो हमेशा ये बात की जाती है ना कि सही वक्त होता है। अभी ये बात अगर यहाँ किसी को समझाई जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा मौशी मुश्किलात हैं, इतने ज़्यादा मसाइब का शिकार हैं कि अगर ये बात अभी अगर किसी के कानों तक गई होगी तो सोचेगा कि यार एक दफ़ा हमारे पास आने दो, अभी तो हमारा मकसद कुल यही है ना कि हमारे पास पैसा कहीं से आ जाए, क्योंकि तो इतने सताए हुए हालात के अभी तो कुल मकसद ही यही है, आपका हम सब का अभी तो कोशिश ही यही है कि किसी तरह पैसा जमा कर लिया जाए। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाने का ख्याल क्यों आया है? एक तो हमेशा ये होता है कि पाकिस्तान में अगर कोई लोग खैर का काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक बड़ा नेक मकसद उन्होंने लेकर आगे चले, उस सियासत के हवाले से जो भी कुछ हों, लेकिन एक जब उनकी वालदा खुद कैंसर का शिकार हुई तो उन्होंने बैठ के सोचा कि जनाब अगर मेरी वालदा कैंसर की वजह से इस दुनिया से जा सकती है तो मैं क्यों ना दूसरे लोगों को बचाऊं, और उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। इसी तरह और बहुत सारे लोग खान साहब की तरह हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और ये ख्याल उनके दिल में आया कि मैं इस तकलीफ से गुजरा हूँ, कोई और ना गुजरे। आपके दिल में क्या बात आई जिसकी वजह से आपने? यासर भाई, दो चीज़ें हैं, दो बातें बताओ कि एक तो गुजरी हुई होती है और एक कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से डाला जाता है। अब इरफान खान ह्यूमन राइट्स में एक सोशल वर्क कर रहे हैं, इनको ह्यूमन राइट्स ने या डॉक्टर हाशिम सिंधियान ने सोशल वर्कर नहीं बनाया। अगर बनाने के लिए आते ये कभी भी नहीं बन पाते। ये एक जज्बा अल्लाह ताला पैदाइशी तौर पे खुद डाल देता है कि आप मेरे बंदों की जाके खिदमत करें। एक तो ये रीज़न। मैं एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पे महरूमियाँ बहुत थीं। फिर जब एजुकेशन के हवाले से हमने पढ़ा, एजुकेशन ने ये शऊर दिया कि नहीं, तुम लोगों के हुकूक हैं, इस पे आप बात कर सकते हो, हक आप ले सकते हो, जी सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, कौम के लिए अपने लिए कुछ कर सकते हो। फिर वहाँ पे मैंने फड़े डालने शुरू कर दिए छोटी सी अर्ली सी एज में, वहाँ के वडेरा निज़ाम से, वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स निज़ाम से, जो भी समझे कि था वहाँ पे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता एक, जैसे मैं कुदरती बात करी, मेरे पेरेंट्स बहुत गरीब थे लेकिन इतना कुछ था कि अगर मेरे बस्ते में रफ़ कापी, जो पहले रफ़ कापी होती थी, अभी तो एजुकेशन का बिल्कुल चेंज हो गया है, 2 कापीज़ होती थी मेरे पास। आपने बिल्कुल सही कहा। 2 बॉल पेन्स होती थी, या एक, जब हम छोटे पढ़ते एक स्लेट होती थी, एक कलम होता था पत्थर का, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं तोड़ के भी किसी को दे देता था, टीचर मारे ना उसको। पहले जब नहीं होता था टीचर ना मारता, डस क्यों नहीं लेके आए, तो तोड़ के मैं जल्दी से उसको दे देता था। ये अल्लाह की तरफ से देन थी, शुक्र लम्द। अब समझ में आ रही कि मैं उस टाइम ये क्यों करता था। तब भी जब हमारे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं थे, फिर भी वो शेयरिंग करना सिखाते थे। वो खाना हो, बात हो, अच्छी बात हो, लटा कपड़ा हो, कुछ भी हो, यानी शेयरिंग सिखाते थे, शेयरिंग करने। उसी जज्बे के तहत वो अंदर जिस्म में चीज़ें आती रहीं। फिर मैंने किसी एक और फोरम को ज्वाइन किया जब इंटर के बाद, वहाँ पे काम करता रहा। अंदरूनी सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे फिर मैं कराची में आया तो यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे दोस्त मिले, क्योंकि आपको पता है ना कि अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा मिल ही जाता है। काफ़ी सारे दोस्त मुझे मिले जिनका सबका मोटिव ये था कि भाई भलाई और बेहतरी का किसी के लिए काम करें। फिर हमने एक
अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई, उस पर 2-3 साल काम करे, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस भी किया, वर्क भी किया, फिर उसको रजिस्टर करवाए। अब हमारा ये है कि हम कराची में तो हमारा मरकज़ है, लेकिन हम अंदरूनी सिंध, पंजाब हमारी बॉडीज़ काम करती है। हम ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पे अगर एजुकेशन के पर्पस पे जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं। मोहनजोदड़ो कितना कदीमी आपने देखा, सुना होगा, 5000 साल पुरानी, उसके करीब उसके बराबर में 1-2 गांव हैं ऐसे कि वहाँ पे 1819 यानी 1819 फिर 1900 फिर 2000 तब तक के स्कूल वहाँ पे जो अंग्रेज़ों के दौर के अभी भी कायम है, 2-3 स्कूल हैं। और 1919 से लेके रिकॉर्ड जो है ना, मैंने खुद चेक किया है कौन कौन बड़ी शख्सियात वहाँ पे पढ़ी हैं, जहाँ पे किसी ज़माने में डाकू राज होता था, कभी कोई होता था। ये हमारे जैसे आप जैसे लड़के उठे, एजुकेशन अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाई, वहाँ पे आज तालीम है। और हमारे जैसे आपके जैसे सोशल वर्करों ने ये काम दिखाया। बाकी आपको पता है कि क्या सिनेरियो होता है कि पढ़ने नहीं दिया जाता, बढ़ने नहीं देता। यही जज्बा था, इसी जज्बे को लेके जो ना यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाई और हम एजुकेशन पे, हेल्थ पे, प्योरिटी पे, प्रोटेस्ट पे, प्रोटेक्शन पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रजिस्टर हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं, अंदरूनी सिंध में काम कर रहे हैं, कराची में काम कर रहे हैं और सम KPK में जो ना काम कर रहे हैं। हम एजुकेशन का ये होता है कि तकरीबन 6 महीने के बाद हम ऐसे स्कूल्स के वो बच्चे सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडीज़ तो बनी हुई है ना, जिन बच्चे को शौक़ होता है पढ़ने का, आगे निकलने का, हम फुली जो उसकी सपोर्ट कर देते हैं। अगर हम देखते हैं कि इसके माली हालात सही नहीं है और ये मैट्रिक के बाद कुछ आगे नहीं कर पाएगा क्योंकि काफ़ी सारे लवाजमात होते हैं, फिर हम उसको टेक्निकल एजुकेशन पे ले आते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मैट्रिक करवाने के बाद टेक्निकल पे लेके आते हैं। टेक्निकल में वो कुछ बन जाएगा, अपने घर के चूल्हे को आराम से जला सकता है, किसी के आगे वो डिपेंड। यहाँ पे हमारी कौम बहुत अच्छी है, लेकिन हमें आदत बना दी गई है। हमने कोविड में, रमज़ानों में हम राशन सम वेलफेयर का काम करते रहते हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ अपनी पाकिस्तानी कौम को ये कहूँगा कि यार शेयर करना सीखो। अगर आपके पास मैं आया, दरवाजे पे खटखट आया और आपको राशन का ठेला दे के गया, लेकिन अगर इरफान भाई आएंगे तो आप उसको मना नहीं करेंगे, मेरे पड़ोसी को दे दो, मुझे दे के गया, बोला ठीक है आने दो। ये थोड़ी रविश खत्म हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा होना चाहिए और ये एहसास ही जिंदा रखता है कौम का लफ्ज़ों में, क्योंकि नहीं इस्तेमाल करता। लेकिन ये कि हम लोग जो भी हैं, जितनी तादाद में भी हैं, इस चीज़ को समझ लें कि ये एहसास डाला गया है इंसान के अंदर। जब इंसान की तख्लीक हुई तो ये सारे जज्बात उसके अंदर रखे गए, जैसे सुनना, समझना, सूंघना, ये जितनी भी हिस्से हैं, ये भी एक हिस्स अल्लाह ने हमारे अंदर रखी है। ये अलग बात है कि हमारे ऊपर जो दूसरी हिस्से हैं, जो जज्बे हैं, वो ज़्यादा गालिब आ चुके हैं, इस वजह से ये हुआ, नीचे चला गया। बहरहाल इरफान भाई ये फरमाइए कि अब जैसे बात हुई है कि लोग तक जाना और इस तरह के वाक़यात या केसेस सुनने को मिलते हैं, मैं अक्सर ये अपने दोस्तों को भी कहता हूँ मीडिया के कि ये जिस तरह की खबरें हमारे पास चलती हैं, अगर ये अदालत में एक दिन बैठ जाएं तो सुबह से शाम तक ऐसे ऐसे केसेस उनके सामने आएंगे कि उनकी अक्ल हैरान रह जाएगी। ये हमारी सूरत हाल है, कैसे इसमें देख लिया है? बस असल में देखो, मेहनत इंसान पे करने की ज़रूरत है। हम चीज़ों पे मेहनत करते हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, ऐसा ही है। इंसानों पे मेहनत नहीं हो रही, जो सबसे बड़ा एसेट है। मैं इस तरह समझाऊंगा, जैसे आपकी बात से एग्री करते हुए कि बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने इंसान के अंदर डाल दी हैं, उन्हें एक्सप्लोर करना है, उन्हें निकालना है, उन्हें शेप करना है। ऐसा ही। उसकी मिसाल इस तरह भी दी जा सकती है कि एक मुजस्मा साज था, बड़ा अपने फ़न में माहिर था, तो उसने एक पब्लिक में जो है ना अपनी स्केल का मुजाहरा करने का इरादा किया और एक पत्थर लेकर उसको तराशना शुरू कर दी। अच्छा, थोड़ी घंटों की मेहनत के बाद अपनी नफासत के साथ उसने बहुत ही खूबसूरत शानदार मूर्ति बना दी। अच्छा, जब पब्लिक जमा होती गई, देखते देखते रश लग गया, जो मशहूर भी था वो अपने काम की वजह से, एक बड़ा मजमा खड़ा हो गया ना देखने के लिए। और जैसे ही मूर्ति मुकम्मल हुई, लोगों ने बड़ा सराहा और बड़ी तारीफ़ की और मजमे से एक शख्स ने कहा, वाह क्या तुमने मूर्ति बनाई है, क्या ज़बरदस्त मूर्ति बनाई है। तो पता है उस मुजस्मा साहब ने क्या कहा? उसने कहा ये मूर्ति मैंने बनाई नहीं है, ये मूर्ति मैंने निकाली है, ये ऑलरेडी उस पत्थर में मौजूद थी। और इसी तरह इस पत्थर में बहुत कुछ मौजूद था, मटका भी था, सुराही भी थी, हर कुछ था, लेकिन मुझे जो नजर आया मैंने वो निकाल लिया इसके अंदर से। इसी तरह इंसान के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत कुछ डालकर भेजा है
और कोई इसमें से डॉक्टर निकाल रहा है, कोई इंजीनियर निकाल लेता है, कोई लॉयर निकाल लेता है, कोई एंकर निकाल लेता है, कोई टीचर निकाल लेता है, जो हम चाहे जिस पे मेहनत करें और कुछ लोग बहुत कुछ और भी निकाल लेते हैं, है ना। तो ज़रूरत है कि हम काम करें, हमारी प्रायोरिटीज सेट हो जाए, हमारा मकसद एजुकेशन हो जाए, रिसर्च हो जाए, रिसर्च बेस्ड काम हो, ठीक है, और उसके बाद हम इंसानों पे काम करें। फिर एजुकेशन उस्ताज़ा जो इनकी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसको ऐसे अपनी टीचिंग को ऐसे प्रोफेशन ना लें, इसको ऐसे पैशन लें। जब तक ये टीचिंग शोबे को ऐसे पैशन नहीं लेंगे ना, ये कभी भी स्टूडेंट को नहीं बना सकते। एक बाकिरदार हमें उस्ताज़ा की टीम चाहिए, टीचर चाहिए, मेंटोर्स चाहिए, हमें रोल मॉडल्स चाहिए टीचर्स की सूरत में। पहले मुझे याद है हमारे रोल मॉडल्स होते थे टीचर्स, हम उनकी तस्वीरें लेकर जेब में घुमा करते थे वॉलेट के अंदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने जो वो सियासी लीडर्स की तस्वीरें रखना शुरू कर दी, कोई हीरो हीरोइन की तस्वीरें रखना शुरू कर दी, इस तरह से शिफ्ट हो गया। तो फिर इज्जत भी फिर इन्हीं लोगों को मिलना शुरू हो गई। आज देखिए ना, मतलब जो उल्टे सीधे स्टार्स होते हैं ओवरनाइट उनको इज्जत मिल जाती है, उनको फेम मिल जाती है, उल्टे सीधे काम करने पे, गैर अखलाकी कामों पे उनको फेम मिल जाती है, जबकि लोग मेहनत कर रहे हैं एजुकेशन की। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, अच्छे टीचर्स मौजूद हैं, अच्छे इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं जो डिजर्व करते हैं अबंडेंस ऑफ रेस्पेक्ट जो उनको नहीं मिल रही है, बिल्कुल जस्टिफाइड रेस्पेक्ट। जब इस माशरे में ऐसा होगा, टीचिंग तो अब कहते हैं लीस्ट पेड जॉब है, और जो कुछ नहीं बन पाता वो टीचर बन जाता है पाकिस्तान में। सब आजकल तो जब तक टीचिंग फारिग टाइम में लोग टीचर बन जाते हैं। जबकि मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा, बल्कि मैं तो आपसे कहूँगा कि एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम एजुकेशन पे होना चाहिए जिसमें सबकी रहनुमाई भी हो, कि सब्जेक्ट पे एक्सपर्टी या बंदा सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट हो, इसका हरगिज मतलब नहीं है अच्छा ये कि वो अच्छा टीचर भी होगा उसी सब्जेक्ट का। बिल्कुल ऐसा ही, जिसके नंबर ज्यादा है वो अच्छा टीचर भी। टीचिंग एक अलग साइंस है, एक इंस्टिल करनी है, एक बंदे में एक चीज़ आपने पैदा करनी है, उसको शेप करना है, उसमें बिहेवियर्स इंक्लूड है, बहुत सारी चीज़ें, क्लासरूम मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, सब्जेक्ट पे कमांड है, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट पे कमांड जो है वो काफ़ी नहीं है, सब कुछ नहीं। तो एक साइंस है, और जब तक रेलेवेंट लोग नहीं आएंगे ना करने के लिए, बिल्कुल ठीक है, और जो सिंसियर लोग नहीं आके बैठेंगे, जब तक ये काम होगा नहीं। अभी चीज़ें आपको पता है, शहर का बुरा हाल हो गया, हर इदारे सब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब की बात है, इदारे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इदारों में ना है लोग आकर बैठे। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब ने अभी तस्करा किया कि मैं एक पसमानदा इलाके से मेरा ताल्लुक है, महरूमियों का शिकार है, तो मैं समझा शायद आपका ताल्लुक कराची से ही है, क्योंकि मैं तो मैं ये कहते कह सकते हैं आप, कराची पसमानदा इलाका तो है ही, क्योंकि पसमानदा इलाका भी है और महरूमियों का शिकार भी है। तो ये सूरत हाल है। तो साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि ये अब कमो बेश सूरत हाल, पहले तो ये हुआ करता था कि शहर में और ज़िंदगी थी, गांव में और ज़िंदगी थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी दिन रात तगदो के साथ अब शहर का और जो पसमानदा इलाके हैं उसका फ़र्क ख़त्म कर दिया है, क्योंकि शहर को भी पसमानदा कर दिया है, तो अब सब बराबर कर दिए। तो ये बड़ा क्रेडिट जाता है, बड़ी मेहनत 13 साल की यहाँ पर हुई है, जिसके बाद ये फ़र्क उन्होंने ख़त्म किया। तो मैं ये चाहूँगा ज़रा आप इस हवाले से भी बात कह रहे हैं कि जो पहले शहरी इलाकों में रहा करते थे, अब वो पसमानदा इलाकों में तब्दील हो गए हैं। तो ये जो ज़िंदगियों में एकदम से जो शिफ्ट आ रहा है, इससे क्या असरात मुरतब हो रहा है, क्योंकि इससे भी तो फिर ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। जैसन भाई 90 से मैं कराची में हूँ, जी, और कराची मेरा शहर है, मैं पाकिस्तानी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे बच्चे यहाँ के पैदाइश हैं, और मैं जॉब यहाँ पे करता हूँ, मेरा कारोबार, मेरा घर यहीं पे, मैं कराची का रहने वाला हूँ, बाशिंदा हूँ, पाकिस्तानी हूँ, और पूरे पाकिस्तान में आ जा सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। देखिए, वही वाली बात आती है कि कराची को जो बिगाड़ा है इदारों ने नहीं बिगाड़ा, हमने खुद बिगाड़ा है, क्योंकि हमने इदारे ही बिगाड़ दिए। ऐसे ही ये भी इदारों में जैसे खान साहब ने कहा कि भाई ना अहल लोग हमने बिठा दिए, किसने सिलेक्ट किए हैं? पॉलिटिकल वेब में आप देखें, हम जिसको वोट देते हैं किसको दे रहे हैं, क्या हमें नहीं पता हो रहा कि भाई ये हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा? एक दफ़ा, दो दफ़ा, यहाँ तो बारियाँ चल रही होती हैं, हर मरतबा वही, हर मरतबा वही, हर मरतबा ये नहीं तो वो, उसका भाई नहीं तो चाचा, चाचा नहीं तो भाई। तो ये कराची को जो जख्म दिया है ना, कराची वालों ने दिया है, हम लोगों ने दिया है, बाहर के आके किसी ने जख्म नहीं दिया। अगर किसी ने हमारे कराची को चोट पहुंचाने की कोशिश करी है तो हमने उसका हाथ नहीं पकड़ा, हमने सानू की, एक पंजाबी का जुमला सानू की, तो हमने उस पर जो ना वो लाइव करी है कि भाई छोड़ दिया उसको। यार अभी कराची की को जो ऑन तो कोई और कर रहा है, भाई ऑन कर रहा है, घर तो हमारा है, मिल्कियत हमारी है, हमारा शहर है, इसमें अभी अगर कोई भी फुकदान है, सेहत का है, सफाई सुथराई का है,
कुछ भी है, तो परेशान कौन है? बिल्कुल ठीक है, हम है ना, जिसके हम जो यहाँ पे रहने वाले वासी है ही हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमारे अपने घर को देखें, किराएदार भी होता है ना, माल के मकान अलग होता है, किराएदार, लेकिन वो जो किराएदार रह रहा होता है अपने घर को उसी तरह मेंटेन कर रहा होता है जैसे उसका अपना घर हो, बल्कि रेंट देना होता है उसको। इख्तिलाफ है बहुत कम केसेस में, कम केसेस में होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा ही है। मैं देखें वो ही ताल्लुक है ना, जहाँ तक मेरा किसी मैं यहाँ पे मैं खुद भी जो है ना किराएदार रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। जब मैं किराएदार था तो मैं घर को रेनोवेट भी करवाता था, हर साल कलर भी करवाता था, टूटती थी तो मैं बनवाता था, सारा कुछ अच्छी करता बात था। है, यही सोच समझ के कि लोग यही नहीं सोचते। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये समझना ज्यादा आसान है। कराची का हम जब तक खुद ख्याल नहीं रखेंगे अच्छी बात तो जो है ना, तो यकीनन इसमें सिर्फ कोई किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर सेंस ऑफ ओनरशिप होता या अगर मौजूद है अभी, तो फिर आपको चीज़ों को खुद बेहतर बनाना होगा। ये सारी की सारी जिम्मेदारी एक शख्स के ऊपर, एक हुकूमत के ऊपर, एक इदारे पे नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। वक्त क्योंकि कम है, मामला बहुत सारे हैं। ऐसे ही अब जब इरफान भाई से जब बात होती है तो सिर्फ एजुकेशन क्या, बहुत सारे मामला ज़ेर बहस आ जाते हैं, क्योंकि हमारा एक बड़ा कंसर्न है कि हमें अगर चीज़ों को बेहतर बनाना है तो इसमें हमें अपने हिस्से का काम करना होगा। अभी बड़ी तकलीफ बात लगती है, कानों को बड़ी नागवार गुजरती है। यकीन कीजिए, मुझे खुद भी अगर कोई ये कहता है कि अगर इस सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करना है तो सबसे पहला कदम तो मैं खुद उठाना पड़ेगा। तो मेरा ये सवाल होता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए, वो मुझे कब पे बैक करेगी? जो मैं टैक्सेस अदा कर रहा हूँ वो मुझे कब दिए जाएंगे? क्या वो किसी शक्ल में मिलेंगे? तो मेरा एक गिला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन अब ये कि जो स्टेटस को अंदर बन चुका है, इसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे ख़ुद को आमादा किया जाए, कैसे ख़ुद को कायल किया जाए? क्योंकि जब हम इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं, इतना ज़्यादा इस्तेसाल हो गया है माशरे में कि कोई चीज़ समझना और समझाना इंतहाई मुश्किल काम हो गई है। यहाँ तक कि इंसान की बका के लिए, उसकी सेहत के लिए जो सबसे इस वक्त ज़रूरी चीज़ है वो वैक्सीनेशन है, लेकिन हम ये बात ही नहीं समझा पा रहे कि ये आप लगवा लीजिए। लोगों के अंदर गुस्सा इसलिए भी पाया जा रहा है कि जब हुकूमत किसी चीज़ पे लोगों को मजबूर करती है, अब ये एक मिजाज बन चुका है कि अगर किसी चीज़ के लिए पाबंद करेगी तो ये दिमाग खुद ब खुद इस चीज़ को कबूल करने से इनकार कर देगा कि यकीनन इसके अंदर कोई ना कोई साजिश होगी या कोई ना कोई इनकी मजबूरी है जिसकी वजह से इस तरफ ले जाया जा रहा है। फरमाइए। यस एग्रीड। हम अपनी हमारे इदारे या गवर्नमेंट अपनी हरकतों की वजह से अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। आवाम अब भरोसा नहीं करती। अच्छा, लेकिन देखो यासिर, आप वाली बात के वो कि मायूसी कुफ्र है और अल्लाह से मायूसी वाली बात में, अब अल्लाह की ज़ात से मायूसी कुफ्र है। बहुत भी बदतर हो जाए, जितना भी बुरा हो जाए, अच्छाई हो सकती है। अच्छाई की बेहतरी की गुंजाइश देखें, बेहतरीन में भी मौजूद होती है, और ख़राब होने के बाद हल भी यही कि अच्छा ही होगा। लोग कहते हैं जितना कितना बुरा होगा एक एंड है, एक हद तक बुरा होगा फिर अच्छा ही होना है। तो अच्छाई से तो कभी भी मायूसी नहीं कि अच्छा हो सकता है। देखिए, मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा कि जब इंसान बन नहीं रहा होता तो वो बिगड़ रहा होता है। जब इल्म नहीं होगा तो जहालत होगी, जब रोशनी नहीं होगी तो अंधेरा होगा, है ना? ऐसे ही होता है। जब जिंदगी नहीं होगी तो मौत होगी। तो ये एक चीज़ का होना ज़रूरी है। जब एक चीज़ नहीं हो रही होगी तो दूसरी होगी। जब इंसान बन नहीं रहा होगा तो बिगड़ रहा होगा। तो हमारे बनने पे काम ही ख़त्म हो गया, इंसान के ऊपर काम ख़त्म हो गया, इंसान के ऊपर उसकी तरबियत पे काम ख़त्म हो गया, उसकी एजुकेशन पे, उसकी मोरल वैल्यूज़ पे, सब पे काम ख़त्म हो चुका है। जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर वो बुरा होता जाएगा, और बुरा होते 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 जहालत की तरफ जाए। फिर इसमें स्टेजेस हैं, फिर ये इसके अंदर फिर जानवरों वाली खसलतें आना शुरू हो जाती हैं। उस पर भी फिर 3-4 अगर टाइम है तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ कि पहले, लेकिन इसमें भी किसमें उलमा भी फरमाते हैं, हमारी सोहबत भी ऐसी ख़त्म हो गई है कि भाई जब इंसान तालीम से अपने आप को दूर कर लेता है, इल्म से दूर करता है, तो फिर वो जानवरों की शक्ल इख्तियार करने लगता है। इंसान और जानवर में फ़र्क ही तालीम है, इल्म है। अल्लाह ने इंसान को पढ़ाया है, जानवर को नहीं पढ़ाया। तो इल्म जो है ना, इंसान को अलग करता है जानवरों से, और जब इंसान इल्म से दूर होता है तो फिर वो जानवरों की शक्ल इख्तियार करता है। अब जानवरों में भी किस्में हैं ना। एक जानवर ऐसा है जैसे कि आप देख लें, जैसे गाय, भैंस या भेड़, बकरी, चरवाहे जो होते हैं। अच्छा, इन जानवरों में खसलत होती है कि ये कहते हैं कि पहले मेरा फ़ायदा हो, बाद में दूसरे का फ़ायदा हो। यानी जब वो घास या चारा खा रहे होते हैं तो एक दूसरे को टक्कर मार रहे होते, पहले मैं खा लूँ बाद में ये खा लें। ऐसा ही पहले मेरा फ़ायदा हो, बाद में दूसरे का फ़ायदा हो। अच्छा, इसी तरह एक दूसरा जानवर होता है, कह रहे यार वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर देता है। जैसे भेड़िए हैं या शेर है, दरिंदे हैं, कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे को खा जाएंगे। इंसान भी ऐसे ही स्टेज पे आ जाता है, पहले दूसरे, फिर उसकी दूसरी स्टेज है कि वो भेड़िया बन जाएगा, अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान तक पहुंचा देगा। तीसरी जो सबसे खतरनाक स्टेज है
वो ये है कि मेरा फायदा होना हो, उसका नुकसान होना चाहिए अगले का, उसमें उसको खुशी हो, जैसे सांप बिच्छू हो गए। बिल्कुल ठीक है। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को फायदा कुछ नहीं होगा लेकिन दूसरे को काट लेंगे, उसका नुकसान हो जाएगा। तो जब इंसान पे काम नहीं हो रहा होगा, अगर काम हो रहा होगा तो वो फरिश्तों से भी अफजल है, ठीक है। और अगर काम नहीं होगा तो जानवरों से भी। क्या अच्छी बात आपने कही है। बहरहाल इसके ऊपर हम गुफ्तगू क्योंकि करनी पड़ेगी। अब ये वो मामलात हैं, ये मौज़ूआत हैं जिनको ज़ेर बहस लाना होगा। और ये जो इल्मी कमी है ना हमारी, मैं तो खुद बड़ा एक बहुत कम ख़ानदा एक शख्स हूँ, मामलात को ज़्यादा इतना नहीं समझता, लेकिन ये ख्याल है मेरा कि ये हमने जो महदूद करके रख दी है सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ तक आज, ये इससे कहीं ज़्यादा है। पहले जैसे आपने कहा कि जब तमाम चीज़ें दुनिया में नहीं थी तो लोग जो चीज़ें सीखते थे वो सोबत की वजह से सीखते थे, और दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह अगर सफ़र करते थे तो इस वजह से करते थे कि वो दूसरे लोगों के मिजाज को समझ सकें, परख सकें, और फिर अगर उनमें कोई अच्छी चीज़ है तो वो अडॉप्ट करके अपने पास लेकर आएँ और यहाँ पर उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़ी नवाजिश आपकी कि आपने कीमती वक्त दिया और हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम में आप शरीक हुए। डॉक्टर हाशिम सिंधियान साहब और इरफान खान साहब दोनों हमारे मौजूद मेहमान थे, आज हमारे साथ यहाँ पर शामिल गुफ्तगू रहे। बड़े अहम मौजू पे हमने बात की है तालीम के हवाले से, और ये जो पूरा माशरा है इसमें बेहतरी कैसे लाई जाए, मुख्तलिफ हवालों से हमने गुफ्तगू की है। गुफ्तगू को यहाँ पे समेटना होगा क्योंकि अब हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।